तो एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो काफी डरावनी अर्बन लेजेंड की गहराई में जाने का वक्त आ गया है। मुंबई के एक फेमस कॉलेज की ये कहानी सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। इसके जो डिटेल्स है ना, वो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का टॉपिक है द SNDT कॉलेज केस फाइल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सुनने में तो ये किसी बिल्कुल नॉर्मल से स्कूल की क्लास जैसी आवाज लग रही है ना, लेकिन जरा सोचिए, अगर यही गूंजती हुई आवाज रात के घुप अंधेरे में किसी ऐसी बिल्डिंग से आ रही हो जो सालों से वीरान पड़ी है, तो हमारे सोर्सेस के मुताबिक बस यही वो खौफनाक आवाज है जो इस पूरी घटना का सेंटर पॉइंट है। सेक्शन 1, SNDT की डरावनी कहानी। तो मुंबई के पॉश इलाके जुहू में लोकेटेड है SNDT गर्ल्स कॉलेज। वैसे तो ये बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, लेकिन अफवाहों की माने तो रात के ठीक 2 बजे इसके खास हिस्से में कुछ ऐसा होता है जिसे साइंस या लॉजिक से समझाना खैर नामुमकिन सा है। यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें आती हैं। कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ है न्यू फंक्शनल बिल्डिंग, एकदम एक्टिव ब्राइट, जहां दिन भर स्टूडेंट्स की चहल पहल रहती है, और दूसरी तरफ ओल्ड रूइंड बिल्डिंग, एक ऐसी पुरानी इमारत जो अब खंडर बन चुकी है, झाड़ियों से ढकी हुई है और जिसे पूरी तरह से भूतिया माना जाता है। और हमारा आज का ये पूरा एनालिसिस इसी दूसरी खंडर इमारत के इर्द गिर्द घूमता है। सेक्शन 2, द मिडनाइट डेयर, यानी आधी रात की चुनौती। तो होता क्या है, 20 साल का एक लड़का था रोहन। वो इन भूत प्रेत जैसी चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। जब उसे इस पुरानी बिल्डिंग की कहानी के बारे में पता चला तो उसने सीधा मजाक उड़ाया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी मजाक बहुत भारी पड़ जाता है। यही मजाक एक खतरनाक चैलेंज में बदल गया और रोहन ने अपने बेस्ट फ्रेंड विशाल के साथ मिलकर रात के अंधेरे में इस खंडर की असलियत जानने का फैसला कर लिया। तो देखिए, स्टेप 1, रात के ठीक 1:30 बजे वो दोनों चुपचाप कॉलेज के बैक गेट से अंदर घुसते हैं। स्टेप 2, उन जंगली झाड़ियों और मकड़ी के जालों से भरे पुराने कॉरिडोर से गुजरना। और स्टेप 3, जंग लगे भयानक सी क्रीक आवाज करने वाले दरवाजों को खोलना। मतलब माहौल ऐसा था कि वहां इतनी भयंकर शांति थी कि वो दोनों सिर्फ अपनी दिल की धड़कनें सुन पा रहे थे। विशाल तो ये सब देखकर ही घबराने लगा था, लेकिन रोहन, वो तो बस इस रात से पर्दा उठाने की जिद पर अड़ा हुआ था। फिर आता है सेक्शन 3, अंधेरे में गूंजती आवाजें। पुराने क्लासरूम्स और खाली लेक्चर हॉल्स के बीच से गुजरते हुए एकदम से उस डरावनी खामोशी को एक आवाज चीरती है। ये आवाज एक औरत की थी, और सबसे अजीब बात बताऊं, वो कोई चीख या रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि वो एक टीचर की तरह मैथ्स के टेबल यानी पहाड़े बोल रही थी। रोहन को लगा कि यार ये पक्का कोई प्रैंक है, और यही सोचकर वो इस आवाज का पीछा करते हुए एक पर्टिकुलर क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस क्लासरूम के पास पहुंचे, वहां का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया। एकदम सीवियर टेम्परेचर ड्रॉप। फीलिंग ऐसी थी मानो अचानक किसी ने उन्हें किसी डीप फ्रीजर के बाहर लाके खड़ा कर दिया हो। अब पैरानॉर्मल दुनिया में इस तरह के अचानक तापमान गिरने को अक्सर किसी स्पिरिट या अनजान एनर्जी की मौजूदगी का सीधा सिग्नल माना जाता है। ये एक ऐसा फिजिकल एक्सपीरियंस था जिसने साफ कर दिया था कि बॉस, यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। खैर, हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने उस क्लासरूम के अंदर कदम रखा तो अंदर का नजारा काफी अजीब था। पूरा स्पेस एकदम खाली, बस कुछ टूटी फूटी कुर्सियां, बिखरी हुई टेबल्स और दीवार पर टंगा एक पुराना सा ब्लैक बोर्ड। इंसान तो छोड़िए, वहां एक परिंदा भी नहीं था। रोहन ने तुरंत मुड़कर विशाल से कहा कि देखा, यहाँ कोई नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन असली खौफ तो बस शुरू ही होने वाला था। अब एंटर करते हैं सेक्शन 4 में, भूतिया टीचर का कहर। रोहन का वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि वहां कुछ नहीं है, वो अगले ही पल चकनाचूर हो गया। कमरे में जो एक पल के लिए शांति छाई थी, वो असल में उस भयानक तूफान से पहले की खामोशी थी। वो पैनिक सीक्वेंस कुछ इस तरह था। अचानक वो पहाड़े पड़ने की आवाज वापस आई, लेकिन इस बार आवाज बहुत तेज थी और उसमें एक अजीब सा गुस्सा था। उसके तुरंत बाद हवा में एक जोरदार थप्पड़ पड़ने की आवाज गूंजी, और फिर बहुत सारे छोटे बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजें उस खाली कमरे में गूंजने लगी। दोनों ने अपनी फ्लैशलाइट पागलों की तरह चारों तरफ घुमाई, लेकिन कमरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ वो भयानक आवाजें थीं और गहरा काला अंधेरा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सच में रोंगटे खड़े कर दिए। उन बच्चों के रोने की आवाजों के बीच दीवार पर टंगे उस पुराने ब्लैक बोर्ड पर चौक से अपने आप कुछ खौफनाक शब्द लिखे जाने लगे। मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं।
इस मैसेज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अब वहां 1 सेकंड भी रुकना जानलेवा हो सकता है। दोनों डर के मारे बुरी तरह कांपते हुए उस क्लासरूम से बाहर की तरफ भागे। लेकिन यहां इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रोहन तो किसी तरह भागकर पुरानी बिल्डिंग के बाहर आ गया। उसने लंबी सांस ली, पीछे मुड़कर देखा और एक भयानक सच्चाई सामने आई। विशाल कहां गया? उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसके ठीक पीछे भाग रहा था, वो अब वहां नहीं था। बाहर से जोर जोर से आवाजें लगाने पर भी वहां से सिर्फ सन्नाटा वापस आ रहा था। कोई जवाब नहीं मिला। तभी रोहन की नजर अचानक ऊपर गई। फर्स्ट फ्लोर की खिड़की के पीछे विशाल फंसा हुआ था। वो बुरी तरह रो रहा था और बंद कांच को जोर जोर से पीट रहा था। खिड़की अंदर से लॉक थी और किसी भी तरह खुल नहीं रही थी। और मानिए या ना मानिए, ठीक उसी समय बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बिजलियां कड़कने लगीं, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। अब रोहन अपने दोस्त को इस खौफनाक हालत में अकेला मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकता था। तो अब आता है सेक्शन 5, खौफनाक अंजाम। अपनी जान की परवाह किए बिना उस गरजते तूफान और बारिश के बीच रोहन ने वापस उस डरावनी इमारत के अंदर कदम रखा। वो सीधा फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागा और पागलों की तरह विशाल को उन अंधेरे क्लासरूम्स में ढूंढने लगा। वापस उसी क्लासरूम में पहुंचने पर जो नजारा सामने था ना, वो किसी का भी दिल दहला दे। विशाल जमीन पर बैठा हुआ रो रहा था और अजीब तरह से खुद पहाड़े बोल रहा था। और उसके ठीक सामने वो एंटिटी खड़ी थी, द घोस्ट टीचर। एक गंदी सी काली साड़ी पहने हुए, पूरी तरह धूल मिट्टी में लिपटी हुई, सड़ी हुई स्किन, सूजा हुआ चेहरा और एकदम सफेद आंखें जिनमें कोई पुतली ही नहीं थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो विशाल को डरा रही थी। मतलब ये विजुअल किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। रोहन ने कांपती हुई आवाज में विशाल को पुकारा, लेकिन उसने देखा ही नहीं। और तभी उस भयानक आत्मा की नजर रोहन पर पड़ गई। वो आत्मा रोहन की तरफ देखकर पागलों की तरह अजीब सी स्माइल करने लगी और अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन घबराहट में सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिरा और वहीं बेहोश हो गया। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक सामने आता है। रोहन की रियलिटी वर्सेस विशाल की रियलिटी। जब रोहन को होश आया तो वो विशाल के फ्लैट पर एकदम सुरक्षित था। रोहन को साफ याद था कि उसने विशाल को खिड़की पर फंसा हुआ देखा था और उसे बचाने अंदर गया था। लेकिन विशाल की सच्चाई बिल्कुल अलग। विशाल ने बताया कि वो तो सबसे पहले बाहर आ गया था और उसने बाहर से देखा कि रोहन फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर दर्द से चिल्ला रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस भूतिया बिल्डिंग ने उन दोनों के दिमाग के साथ कोई भयानक खेल खेला हो, उनकी रियलिटी कोई मैनिपुलेट कर दिया हो। उनके एस्केप की बात करें तो विशाल और उसके बाकी दोस्तों को रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश मिला था। और ये सब कोई इल्यूजन या वहम नहीं था, क्योंकि उन सभी दोस्तों ने सबने उस औरत के पहाड़े पड़ने की और बच्चों के रोने की आवाजें उस रात पूरी बिल्डिंग में गूंजती हुई बिल्कुल साफ साफ सुनी। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वो रोहन को उठाकर एक ऑटो में भागे और उन सब ने कसम खा ली कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा कभी उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकेंगे। आज के टाइम में सिचुएशन ये है कि SNDT गर्ल्स कॉलेज पूरी तरह से फंक्शनल है, वहां रोज क्लासेस होती हैं। लेकिन आज भी कोई हिम्मत करके रात के 12 बजे के बाद उस खंडर क्लासरूम के पास नहीं जाता। वहां स्टूडेंट्स के बीच आज भी यही डर बना हुआ है कि कहीं वो उस बदला लेने वाली भूतिया आत्मा का अगला शिकार ना बन जाए। तो इस सब के बाद सोचने के लिए बस एक ही सवाल रह जाता है, अगर कोई अर्बन लेजेंड इतनी पावरफुल है कि वो लोगों की रियलिटी और दिमाग को इस तरह मैनिपुलेट कर सके, तो क्या वो फिर भी सिर्फ एक कहानी रह जाती है? उस रात जो हुआ, क्या वो सिर्फ उनके डर का नतीजा था या सच में वहां उस काली साड़ी वाली औरत की आत्मा आज भी भटक रही है? वेल, इस बात का पुख्ता जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये केस फाइल आपको हमेशा याद रहेगी।